या वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेट 2000 मेंस जो हैं उससे संबंधित साइंस की अपन सीरीज चला रहे थे। साइंस के सिलेबस के अपन जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे थे, 6 वीडियो पहले देख दिए हैं और 6 पॉइंट अपन जो टॉपिक थे वो पहले पढ़ लिए हैं। तो आज जो है वो हमारा 7th नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार। ये ठीक है मित्रों, ये टॉपिक का नाम है। और ये जो अपने सिलेबस है ये एनसीईआरटी की 8th बुक जो है उसके 5 नंबर चैप्टर में पूरा दिया हुआ था। सारी बुक साइंस की मैं उसी में दिया हुआ था और ये वहाँ से सेम का सेम टॉपिक, उस लेसन का नाम है वो सेम अपने इसमें डाला हुआ है। ठीक है मित्रों, सिलेबस में तो वहीं से मैंने नोट्स बनाया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ में तो आज हमारा मोटिवेशन कोट है, उसके साथ में जो अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे कि गुरूर कितना मगरूर है गुरूर कहाँ तक जाएगा, कि गुरूर कितना मगरूर है गुरूर कहाँ तक जाएगा, वंशज है तू राणा का एक दिन तू भी छाएगा, तू सख्त है तू वक्त है तू ही संघर्ष का भक्त है, बदल दे इस आलम को तू वीरों का रक्त है तू वीरों का रक्त है। ठीक है मित्रों, आप जो है राजस्थान की भूमि पर विभिन्न तरह के बलिदान जो हैं वीरों ने अपने बलिदान किए हैं, उन वीरों के आप जो हैं वो रक्त हो। तो मित्रों कभी भी जो है वो संघर्ष से परेशानियों से हिम्मत मत आना और अंतिम समय तक लड़े रहना। मैं आपको आगे एक जो है वो कमेंट भी बताऊंगा किसी का आया हुआ था। तो आपको जो एनी टाइम जो मोटिवेट रहना है और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखना है, लक्ष्य के अलावा साइड में बिल्कुल नहीं भटकना है। ध्यान करना अपने माता पिता को जो एनी टाइम आपके लिए जो है काम कर रहे हैं। तो कभी भी जो है अब लक्ष्य के जो है वो बाहर नहीं सोचना आपको और मन में यही रखना है कि रेट जो है वो मेरे लिए कोई भी जो है बड़ा पेचीदा काम नहीं है, मैं इसको इस बार क्लियर करके ही रहूँगा। ठीक है मित्रों, जब इतना आप जुनून रखोगे तब आप जो है इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। उसी के साथ में आज के आपके कुछ कमेंट्स भी मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप जो है वो जैसा आपको वीडियो लग रहा है उससे संबंधित कमेंट्स कीजिए। अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कीजिए, कुछ कमी महसूस हो रही है तो कमी भी बताइए। आपके कमेंट्स में बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और उसी से जो है आगे के आगे नई रणनीति वीडियो बनाने के नए जो टिप्स तरीके मुझे आते रहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप जो है अपने कमेंट्स में जो भी अपनी बात हो बता दीजिए, कोई भी शंका मत कीजिए। मैं किसी को भी कोई गलत रिप्लाई नहीं दूंगा, आपका जैसा भी कमेंट होगा उसको मैं पढ़ लूँगा, मुझे लगेगा तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है मित्रों, तो हमेशा मैं कुछ कमेंट आपके सामने लेकर आऊँगा और आपके सामने उस कमेंट्स को पढ़ के आपकी जो हो सकता है आपकी भी विचारधारा में ये बात हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है मित्रों, तो आज कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक भगत सिंह जी उन्होंने कमेंट किया, देखो आप, गुरुदेव आनंद आ गया, बड़ी ऊंची दुकान फीका पकवान, सर लेवल 1 के लिए और भी आपसे चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब है भाई अपन ऊंची दुकानों के अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है, फीका पकवान। मैराथन के नाम पर जो है घंटों घंटों क्लासेस चलती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो ये बात 100% मित्रों सही है, मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, और लेवल 1 के लिए भगत सिंह जी मैं आपको बता दूँ कि सारा का सारा जो सिलेबस है जितना हो सकेगा 90% तक मैं सिलेबस पूरा कराऊंगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है अपने पूजा जी शेखावत, सर थैंक यू सो मच, गॉड आप हमेशा खुश रखे। मतलब ये लिखना चाहते हैं कि भगवान आपको खुश रखे। तो थैंक यू फॉर आपकी जो आपने मेरे लिए प्रार्थना की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और मैं आशा करता हूँ आप जो हैं आप भी पढ़े और आगे जल्द आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भगत सिंह जी कह रहे हैं कि आपके सहयोग की आवश्यकता है सर, लास्ट बढ़ती है, 37 का हो गया, निवेदन है और नतमस्तक है। अब नतमस्तक मत होइए और 37 का हो गया तो कोई बात नहीं, अब जो है 37 में आपको जो है छक्का मारना है और छक्का भी ऐसा मारना है कि फील्डर्स को बॉल भी नहीं मिले। ठीक है मित्र, तो अब जो है लास्ट स्टेज है, अब आपको जो है अपनी पूरी मेहनत झोंक देनी है और मन में ये धारणा सबसे पहले बनानी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितना बड़ा हूँ, कितनी बार मैं असफल हुआ हूँ, मैं जितनी बार असफल हुआ हूँ इतनी बार मैंने कुछ सीख लिया और इस बार मैं 100% सफल होऊंगा। ठीक है मित्रों, संगीता जी विष्णु कह रहे हैं सर राजस्थान जीके की टेंशन मत लेना, हम खुद कर लेंगे, आप अदर सब्जेक्ट की टेंशन आप लवें कौन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये आपके कुछ कमेंट्स है, आगे भी आप भी कमेंट्स कीजिए, कल जो है आपके कमेंट्स भी जो मैं वीडियो में लेके आऊँगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपन शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि संजीवों की जो है मूलभूत या शरीर की मूलभूत जो संरचनात्मक इकाई क्या है। तो ध्यान रखना, संजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई जिससे संजीव बने होते हैं वो होती है कोशिका। ठीक है मित्रों, क्या होती है? कोशिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस कोशिका संबंधित कुछ पॉइंट है वो मैंने लिख दिए हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक महोदय ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 ईस्वी में की। इसकी खोज
कॉर्क पेड़ की कोशिकाओं से की। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किस पेड़ की कोशिकाओं से जो है देख के पता लगाया कि भाई मानव और पादपों के अंदर कोशिका नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है मित्रों, तो ये इन्होंने जो है वो कॉर्क पेड़ जो है उसकी कोशिकाओं से पता की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है मुर्गी का जो है अंडा कैसा है, वो कोशिका है या एकल कोशिका। ध्यान रखना एकल कोशिका का है। मुर्गी के अंडे में सफेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं। सफेद भाग जो होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि उबलने के बाद में ठोस में बदल जाता है। ठीक है, तथा पीला भाग होता है उसको योक कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्गी के अंडे के अंदर जो पीला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको योक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा WBC भी एक कोशिकीय संरचना है। WBC जो होती है हमारे शरीर के अंदर, WBC और RBC दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं, तो कणिकाएं होती हैं सॉरी। तो WBC जो है उस वो होती है अपने एक कोशिकीय संरचना होती है। और WBC की फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। और RBC जो है उसकी फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पस, यानी लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है मित्रों, तो ये भी ध्यान रखना। कुछ हर प्रश्न लिखे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न जो है साथ में जो है वो अपने ओरली बताए जाते हैं। तो आप जो वीडियो को पूरा देखें भी और साथ में पूरा ध्यान से सुने भी। कई बार क्या होता है वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और साइड में किसी के बैठ जाते हैं, गप्पे भी साथ में चलाते हैं, वीडियो भी साथ में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि वीडियो देख रहे हैं आपके पास में कोई आके बैठ गया, आपको उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई भी है। मैंने इस प्रकार से पढ़ेगी और हो सके दूर जाके बैठ दो। मैं तो मेरे पास में कोई भी आके बैठता था, मैं पढ़ते समय दूर जाके बैठ जाता था, भले ही उनको गुस्सा आए नाराज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स हमारी जिंदगी जो है उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, वो गुस्सा आएगा तो आता रहेगा, क्योंकि अपना असफल हो गए तो हमें जो है वो सहयोग देने बिल्कुल नहीं आएंगे, उल्टा हमारी जो है समाज के अंदर हंसी उड़ाएंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जो पढ़ते समय वो बिल्कुल 100% पढ़े पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है। तंत्रिका कोशिका जो उसका यही काम है, संदेशों को प्राप्त करती है और उसको वापस ट्रांसप्लेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पादप व जीवाणु कोशिका में इस पर एक आवरण होता है जिसे डैश डैश कहते हैं। पादप और जीवाणुओं की कोशिका होती है उसके ऊपर एक आवरण होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिकांग या कोशिका भित्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति की डेफिनेशन है। कोशिका भित्ति क्या होती है कि पादप और जीवाणु में कोशिका पर एक आवरण होता है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिका का आकार लगभग 1 मीटर का डैश डैशवा भाग होता है। मतलब कोशिका का आकार 1 मीटर का कितना भाग होता है, तो ध्यान रखना कोशिका का आकार लगभग 1 मीटर का 10 लाख का भाग होता है। मतलब आप 1 मीटर जो है ना कोई चीज है उसके 10 लाख टुकड़े करोगे ना, उसमें से एक टुकड़ा जो जितना होगा ना उतना कोशिका का एक कोशिका होती है, इतनी छोटी होती है कोशिका। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका होती है। ठीक है ना, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका होती है, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो जीवाणु कोशिका, और वो कितनी लंबाई की होती है, तो 0.1 से 0.5। और ये फैक्ट RBSC बुक में दिए हुए NCERT में। मतलब यदि आप ऐसा क्वेश्चन आ गए और आपने लिख दिए, मान लो बोर्ड आपको गलत भी मान लेता है, तो भी मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसके लिए जो है वो फैक्ट भेजूंगा आपत्ति लगाने के लिए। ठीक है मित्रों, तो आपको विश्वास के साथ पूरा पढ़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और फ्रेंड्स अब कोशिका जो जीवाणु है ना, कौन कौन से रोग, एक रोग के अंदर भी होता है कि कौन कौन से रोग जीवाणु से फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं। एक इनके अंदर एक छोटा सा चैप्टर रोगों का भी आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्या पता पूछे जा सकते हैं। तो ये साइंस का सिलेबस पूरा होने के बाद में एक चैप्टर में अपन रोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। छोटी तो होगी जीवाणु की, बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 170 mm × 130 mm की होती है। ये भी ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट है कोशिका की लंबाई का संबंध जंतुओं के आकार से नहीं होता है, यानी हाथी व चूहे दोनों में तंत्रिका कोशिका लंबी व शाखान्वित होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई चूहा छोटा है तो उसकी कोशिका छोटी होगी, हाथी में बड़ी होगी। कोशिका का लंबाई के ऊपर कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, हाथी और चूहे दोनों में कोशिकाएं लंबी और शाखान्वित होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बट नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्लेज्मा झिल्ली किसका उपनाम है, एक तो हो जाएगा कोशिका झिल्ली। या पूछ लिया जाए प्लेज्मा झिल्ली में क्या होते हैं, तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
केंद्र की परिभाषा, कोशिका के केंद्र में घनी व गोलाकार संरचना, कोशिका होती है उसकी केंद्र के अंदर घनी और गोलाकार संरचना होती है, उसको ही केंद्रक बोलते हैं। तो ये केंद्रक की परिभाषा है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य जेली सा पदार्थ होता है। केंद्रक जो है वह और कोशिका जो झिल्ली होती है उसके ऊपर, उसके बीच में जेली सा पदार्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। मतलब ये केंद्रक है और ये झिल्ली है, इसके बीच में जो ये द्रव्य सा पदार्थ होता है उसको जो है कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और राइबोसोम, ये क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो है कोशिका के अंग हैं, कोशिका के पार्ट्स हैं। तो ये क्या है? ये कोशिका अंग है। और आपको बताओ तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या ट्रांसमीटर कहते हैं। गोल्जी काय जो होते हैं ये कोशिका का प्रमुख भाग होता है। राइबोसोम कोशिका के द्रव्य के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, उनको राइबोसोम कहते हैं, जो कि प्रोटीन पदार्थ प्रदान करती हैं कोशिका को। कोशिका को जीवित रखने के लिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन प्रदान करते हैं। ठीक है मित्रों, और एक होता है लाइसोसोम, जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये थोड़े से पॉइंट से ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कोशिकांग जो कोशिका के अंग है ना, देखो ये तो कोशिका झिल्ली होगी, ये केंद्रक हो गया, ये बीच में होता है कोशिका द्रव्य, और इस द्रव्य के अंदर जो है ये कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह इसके अंदर ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषा आ रही है अपने क्रोमोसोम की, यानी गुणसूत्र की। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है? केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं क्रोमोसोम कहलाती हैं। जो ये केंद्रक होता है ना, ये जो केंद्र होता है बीच में केंद्रक, इसके अंदर धागे रूपी जो संरचनाएं होती है ना, वो क्या कहलाती है? तो वो जो है वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहलाती है। ठीक है, और ये जीन के धारक हैं, ये जीन के धारक हैं जो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। मतलब ये क्रोमोसोम है ना, ये जीन्स को, एक क्रोमोसोम बहुत सारे जीन्स को अपने साथ में जो है धारण करके रखता है, और जीन जो है वो आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण, ये साइको में भी आ सकता है और साइंस में भी आ सकता है कि आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण कौन करते हैं? तो ध्यान रखना, वो जीन करते हैं। और जीन किसके ऊपर प्रभावित होते हैं, किसके कौन इनको धारण किए रहता है? तो उसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य क्या हो गया? संजीव कोई कोशिका होती है, उसके समग्र संगठक यानी पूरी कोशिका के बनावट को जो है जीव द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका की जीवित पदार्थ कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब लास्ट में आते हैं कुछ कोशिका के टाइप। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये कैसी कोशिका होती है? और इसमें से एक या दो बार शायद एग्जाम आया हुआ है क्वेश्चन। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, ऐसे जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें केंद्रक पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। कहने का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं उनको प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं कहते हैं, और ऐसे जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और इनके उदाहरण क्या है? जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको पूछ लिया जाए कि कौन से जो है प्रोकैरियोट्स जीव हैं, तो जीवाणु और नीले हरे शैवाल जो हैं ये प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि इनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती है। समझ में आई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये क्या है? वे कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कहलाते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसी कोशिका या ऐसा केंद्रक जिसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है उन कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ऐसे जीव जो होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। और इसका उदाहरण है प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं। हमारे गाल जो होते हैं उसकी कोशिकाएं, और ये प्याज की झिल्ली जो है ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी इनके अंदर कोशिका झिल्ली नहीं होती है। आप देखना प्याज को छिलोगे तो उसके ऊपर ऐसे धागे में छोटी छोटी संरचनाएं सामने दिखती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट एक परिभाषा है रिक्तिका। ये क्या होती है? ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इनके ऐसे एक परिभाषा खुद लाइन देकर नीचे पूछ दिया जा सकता है भाई किसकी परिभाषा है ना। तो कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान को रिक्तिका कहते हैं। भाई मान लो कोशिका है, ये किसी की कोशिका झिल्ली, ये केंद्र, और बीच में जो खाली स्थान मान लो द्रव्य भरा है, इसके बीच में कहीं कहीं खाली स्थान तो होगा, उसको रिक्तिका कहते हैं। और ये पादपों में बड़ी तथा जंतुओं में छोटी होती है। ये रिक्तिकाएं पादपों में बहुत ज्यादा होती है, बट जंतुओं में छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लेसिड। प्लेसिड क्या है?
कोशिका द्रव्य में रंगीन संरचनाएं, इसमें हरे रंग की संरचना को, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में जो है वो रंगीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं उनको प्लेसिड कहते हैं, पहली बात तो, ठीक है ना मित्रों। प्लेसिड क्या है? कोशिका में द्रव्य में हरे रंग की संरचना, और इसमें हरे रंग की संरचना नहीं, कोशिका द्रव्य में जो रंगीन संरचना होती है उसको प्लेसिड बोलते हैं, और इसमें हरे रंग की जो संरचना होती है उसको पर्णहरित या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक बोलते हैं। ये सारे एक ही नाम है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। तो आपको पूछ ले जाएगी भाई पर्णहरित क्या, जो पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इंपॉर्टेंट होता है। तो पर्णहरित क्या है? तो हरे रंग की जो है वो कोशिका के अंदर संरचना है जिसको प्लेसिड बोलते हैं, ठीक है ना। प्लेसिड का मतलब नाल, जैसे बच्चे के अंदर होती है ना नाल, बच्चे है ना जन्म के बाद टूटती है ना, जिससे बच्चे को पोषण मिलता है, प्लेसिड के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। तो उसी की तरह जो है पौधों में प्लेसिड जो है क्लोरोफिल होती है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट किस है, ये कई बार आया है कि किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ठीक मित्रों, तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ तक एंड हुआ। ये कोशिका से संबंधित मैंने सारे पॉइंट्स 8th क्लास में आए हुए करवा दिए, और मैं आशा करता हूँ 100% इससे बाहर जो है कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मोटिवेट होते रहिए और पढ़ते रहिए, और इनको छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप देख सकते हो वापस। और मैं आपको गारंटी लेके कहता हूँ कि इसमें से आपको और अधिक कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा सिलेबस है, बस आप शॉर्ट तरीके से इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए। इनमें से जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उन पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है मित्रों। उसके अलावा यदि आपको टाइम मिले थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन जो है उससे संबंधित प्रैक्टिस कर लीजिए, तो 100% आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, ठीक है मित्रों। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा लोड नहीं होना है, आराम से पढ़ते रहना है, साथ साथ में थोड़ा जो है वो अपने शरीर का भी ख्याल रखना है, घूमते फिरते रहना है, ताकि माइंड भी स्वस्थ रहेगा और अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।